और हमारा टॉपिक कॉम्प्लेक्सेस और इसका दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, मैं रिएक्शन कराता हूँ आयरन का। Fe है मेरे पास प्लस HCN है, 6 मोल से रिएक्शन होगा FeCN6 बन गया। ठीक है, -4 ये आयन बना। इस कंपाउंड को मैं कॉम्प्लेक्स कहूंगा, इस आयन को मैं कॉम्प्लेक्स एनाइन कहूंगा। क्यों है ये कॉम्प्लेक्स एनाइन? क्योंकि OH नेगेटिव बहुत सिंपल है, Cl नेगेटिव बहुत सिंपल है, K पॉजिटिव कैटाइन बहुत सिंपल है, Mg पॉजिटिव 2 कैटाइन बहुत सिंपल है। ये इस तरह सिंपल नहीं है, उससे पेचीदा सा है। कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा, नॉट सिंपल। ऐसे आयन को हम कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। ऐसे कंपाउंड जिनमें ये इस किस्म के आयन्स मौजूद हों उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस। इसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे इस Cn नेगेटिव ने इस आयरन को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन एटम शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब एक एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन एटम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब एक एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, अगर मेरे पास पोटेशियम है, Cl नेगेटिव इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे तो Cl क्या हुआ? लेविस बेस हुई। Pt क्या हुआ? लेविस एसिड हो गया। जिसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो लेविस एसिड, जिसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया वो लेविस बेस। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लेविस एसिड बेस रिएक्शन। कैसे बनता है? लेविस एसिड बेस रिएक्शन से बनता है। क्यों Cl नेगेटिव क्यों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा? क्योंकि प्लेटिनम के पास पार्शली फिल्ड डी एफ सब शेल होगा। अब ट्रांजिशन मेटल के पास डी और एफ सब शेल पार्शली फिल्ड होगा और वो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है, उसकी एबिलिटी है टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस वजह से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्सेस, या चूंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहेंगे। क्लियर हुई बात? अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, हाउ टू राइट नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। भाई हमें मालूम होना चाहिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स गिवन हो उसका नाम चूज करना हो, 4 नाम दिए हुए हो तो हम चूज कर सकें। कोई लिगेंड गिवन हो, ठीक है, हम उसका नाम चूज कर सकें, बता सकें। तो इससे पहले नॉमेनक्लेचर से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज होती हैं। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स के जो कंपोनेंट हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? जैसे मेरे पास है FeCN6, K4FeCN6, मैं ये कॉम्प्लेक्स लिखता हूं। कॉम्प्लेक्स एक कैटाइन और एक एनाइन का बना हुआ होगा। उसमें या तो कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा या कॉम्प्लेक्स कैटाइन होगा। अब यहाँ पे K4 कैटाइन है, +4 -4, ये सिंपल कैटाइन है, ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है। अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, मेरे पास है CrNH36,
NO3 थ्राइस। तो ये -3 एनाइन है, तो ये +3 कैटाइन होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स कैटाइन है। तो कॉम्प्लेक्स में या तो कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा या कॉम्प्लेक्स कैटाइन होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैटाइन के साथ सिंपल एनाइन, कॉम्प्लेक्स एनाइन के साथ एक सिंपल कैटाइन होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, जो कॉम्प्लेक्स आइन है, जैसे कि यहाँ FeCN6 -4, इस कॉम्प्लेक्स एनाइन में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करता है, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये सारे का सारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसमें बन रहा है। ठीक है, इसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये Fe आयरन मेटल प्लस CN6 ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीजें होती हैं, एक मेटल एटम और एक लिगेंड, और एक उसके साथ जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर रहा है। इस मेटल एटम को कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम CMA, और इसे हम कहेंगे लीगेंड। अब जो लीगेंड है, सेंट्रल मेटल एटम जनरली ट्रांजिशन मेटल होगा। लीगेंड एनाइन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, सम टाइम कैटाइनिक भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इट इज एनाइनिक और न्यूट्रल। ठीक है, जैसे Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH3, ठीक है, वाटर, ये सब क्या होंगे, ये लीगेंड होंगे। हाइड्राजीन NH2 NH2, ये कंपोनेंट्स हैं। एक ऐसा लीगेंड ये कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को, Cl नेगेटिव आइन? 1 पेयर, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। वाटर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, दो होते हैं लेकिन एक डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं हाइड्राजीन, ये 2 पेयर्स, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, 2 नाइट्रोजन। ऐसा लीगेंड जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसे कहेंगे मोनोडेंटेट लीगेंड। कैसा लीगेंड है? मोनोडेंटेट। इसे हम कहेंगे बाइडेंटेट लीगेंड। जो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकेगा वो क्या होगा? ट्राइडेंटेट लीगेंड हो जाएगा। तो लीगेंड्स को हम क्लासिफाई करते हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हमारे पास कुछ लीगेंड ऐसे होते हैं जो कि साइक्लिक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास ये लीगेंड हो, ये सिंगल बॉन्ड इधर कर दें और इसका कॉम्प्लेक्स बनाऊं, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्लेटिनम से बनाने के बाद एक साइक्लिक रिंग बना रहा है। ऐसा लीगेंड, यहां पे लीगेंड क्या था? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये लीगेंड है। प्लेटिनम मेटल के साथ इस तरह का रिंग बनाएगा। ऐसा पॉलीडेंटेट लीगेंड जो कि साइक्लिक रिंग बनाए, इसे कहते हैं चिलेटिंग एजेंट। ठीक है, बनने वाले कॉम्प्लेक्स को कहते हैं चिलेट या कीलेट, किलेटिंग एजेंट और कीलेट। ठीक है, या चिलेटिंग एजेंट कहते हैं कुछ लोग और चिलेट कहते हैं। किलेट या किलेटिंग एजेंट ये होंगे। ऐसा लीगेंड, किलेटिंग लीगेंड भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसे किलेटिंग लीगेंड भी कहेंगे। और जब इस किस्म का लीगेंड होगा और एक से ज्यादा अटैच होंगे, जैसे कि मैं यहां 2 अटैच कर दूं इस प्लेटिनम के साथ, तो हम इसे बाय नहीं कहेंगे, डाई नहीं कहेंगे, बल्कि इसके लिए हम बिस का वर्ड यूज करते हैं। बिस, बिस मीन्स 2। ठीक है, ट्रिस 3 के लिए। ठीक है, तो इनके लिए हम बिस, ट्रिस, टेट्रा के वर्ड यूज करेंगे 2, 3, 4 के लिए। ये तो है कुछ लीगेंड की बातें।
ठीक है, लिगेंड मोनोडेंटेट हो सकता है, लिगेंड बाइडेंटेट हो सकता है, ट्राइडेंटेट हो सकता है, टेट्राडेंटेट हो सकता है। अब बात करते हैं हाउ टू राइट नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले जब भी किसी आयोनिक कंपाउंड का नाम आएगा, सबसे पहले कैटाइन देन एनाइन, पहले कैटाइन का नाम फिर एनाइन का नाम, हमेशा। ये एनाइनिक आयोनिक कंपाउंड्स का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का रूल है। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, हम इसका नाम सोडियम क्लोराइड रखते हैं। पहले कैटाइन का नाम लेते हैं, देन एनाइन का। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। तो पहले किसका नाम, कैटाइन का, उसके बाद हम नाम लेते हैं किसका, एनाइन का। हमने बात की थी ग्रुप 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था, अभी हमने डिस्कस की ग्रुप 2 की रिएक्टिविटी विद वाटर। हमने कहा रिएक्टिविटी विद वाटर हमने कल डिस्कस की थी। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्टीम, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑक्सीजन के साथ हमने कहा ये ऑक्साइड बनाते हैं, ग्रुप 2 रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, ऐसा ही है। हमने कहा था सर बेरिलियम, बस बेरियम और जो स्ट्रोंशियम होते हैं वो पर ऑक्साइड्स बनाते हैं। हमने कहा था बेरिलियम जो है वो बेरिलियम ऑक्साइड की स्ट्रॉन्ग लेयर बनाता है, ठीक है, जो इसकी रिएक्टिविटी को रोक देती है। ठीक है, फर्दर रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, इसलिए बेरिलियम जब रिएक्ट करेगा तो पाउडर्ड फॉर्म में डस्ट, बेरिलियम डस्ट विल रिएक्ट। ठीक है, जबकि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम परऑक्साइड नहीं बनाएगा, लेकिन स्ट्रोंशियम और बेरियम हमारे पास जो हैं ये परऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दे फॉर्म सिंपल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। जबकि बेरियम और स्ट्रोंशियम ये सब किसके साथ है, विद ऑक्सीजन। ठीक है, बेरियम और स्ट्रोंशियम क्या बनाएगा, इट फॉर्म परऑक्साइड्स। इसका मतलब है BaO2 बनेगा और SrBO2 बनाएगा, परऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे MCQ के लिए, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका परऑक्साइड होगा और इनके नॉर्मल ऑक्साइड होंगे या सिंपल ऑक्साइड कहेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद ऊपर हमने बात की थी बेरिलियम, ठीक है, रिएक्ट करेगा विद रेड हॉट। ठीक है, रेड हॉट जब होगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, नहीं, बेरिलियम डस्ट या पाउडर की फॉर्म में रिएक्ट करेगा और बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर प्रिवेंट करती है रिएक्शन को। उसके बाद हमने नाइट्राइड्स की भी बात की थी। हमने कहा था नाइट्राइड्स ऑफ अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल आर आयोनिक सॉलिड। ठीक है, जबकि एक एक्सेप्शन थी हमारे पास, वो क्या थी, हाँ जी, नाइट्राइड्स में भी एक एक्सेप्शन थी हमारे पास, और हमने कहा था बेरिलियम का जो नाइट्राइड है, ठीक है, वो B3, कोवेलेंट होता है। ये कोवेलेंट है, ऑल अदर आर आयोनिक नाइट्राइड्स। ठीक है, तो ये बात। उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी पे थे जब हमने कल लेक्चर को डिसकंटिन्यू किया था शायद, तो सॉल्युबिलिटी हम डिस्कस कर रहे थे, सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सॉल्ट्स या ग्रुप 2 के जो कंपाउंड है आयोनिक कंपाउंड। सबसे पहले हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी डिस्कस हुई थी। हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, हाइड्रोक्साइड लेस सॉल्युबल होंगे, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम मूव करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज लीस्ट soluble, strontium hydroxide highly
सॉल्युबल होगा सबसे कम बेरिलियम की, मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेरियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरे हैं हमारे पास सल्फेट्स, भाई कहाँ है जी, सल्फेट्स को अगर हम देखते हैं तो भाई सल्फेट्स, ग्रुप 2 के सल्फेट कौन कौन से होंगे, BeSO4, MgSO4, CaSO4, ठीक है, ये सल्फेट्स हैं, BeSO4, MgSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, स्ट्रोंशियम का सल्फेट SrSO4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी देखेंगे, ठीक है, तो सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड जो होगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। बिल्कुल वो इसके अपोजिट होगा हाइड्रोक्साइड्स के, ठीक है, हमने कहा हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होगी। बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, इनकी स्लाइट सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप दे बिकम इनसॉल्युबल, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट वगैरह सफिशिएंटली रीजनेबल सॉल्युबिलिटी है इनकी, ठीक है। बेरिलियम मैग्नीशियम सॉल्युबल होगा, कैल्शियम सॉल्युबल होगा, सफिशिएंट होगा, अप टू कैल्शियम सल्फेट सॉल्युबल है, ठीक है। इसके बाद कैल्शियम के बाद हमारे पास आ जाएगा स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, स्ट्रोंशियम का सल्फेट, बेरियम का सल्फेट इनसॉल्युबल सल्फेट होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है, अगर मैं ग्रुप 1 के पूछूं सल्फेट्स और ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स कैसी सॉल्युबिलिटी होती है, सर वाटर में सॉल्युबल नहीं होते डाउन द ग्रुप। ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ, अल्कली मेटल्स, भाई याद रख लें ग्रुप 1 के तमाम कंपाउंड सॉल्युबल, ठीक है, ग्रुप 1 की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल होते हैं ग्रुप 1 के सॉल्ट्स, ठीक है। ग्रुप 1 के सॉल्ट्स ऐसे नहीं है कि जिनकी सॉल्युबिलिटी कम हो, ठीक है। अच्छा, अब तीसरे हैं कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स का मतलब है जहाँ पे CO3 - 2 आयन होगा, ठीक है। बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, देखा है कभी कैल्शियम कार्बोनेट आपने, देखा है किसी ने कैल्शियम का कार्बोनेट, यस सर, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, क्या पानी में हल हो जाता है, यस सर। अच्छा ये मार्बल की टाइल नीचे लगी है मेरे पाँव के, ये लाइमस्टोन है, ठीक है, ये कार्बोनेट है कैल्शियम के, मैं पानी डालूंगा ये टाइल हल हो जाएगी, चूने का पत्थर वाटर में डिसॉल्व होके एक सर लेकिन थोड़ा सा क्लियर, तो डिसॉल्व होता है, क्या हमारे चीज, पास चूना होता है। हाँ डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, डिसॉल्व हो तो क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनाएगा, उसका सस्पेंशन बनता है, मतलब वो एक जो है वो उसमें जब हम डालते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ब्रेक, लेटिस ब्रेक हो जाता है, आयंस डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। पार्शल स्लाइटली जो है वो सॉल्युबल होता है, वो अलग अलग पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं उसके, उसे डिसॉल्व नहीं कहेंगे, उसे सॉल्युबल नहीं कहते, इनसॉल्युबल रहता है, वाइट कलर का जो है वो सस्पेंशन टाइप, मतलब एक जो है वो उसका वो बन जाता है, जिसको हम दीवार पे लगाते हैं, वाटर जो है वापरेट हो जाता है और फिर वो वहीं पे रह जाता है पार्टिकल, ठीक है। उसे सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी कहेंगे, हम NaCl को पानी में हल करते हैं, क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन गया, ये सॉल्युबल हो गया। ना होने के बराबर सॉल्युबिलिटी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, मैग्नीशियम कार्बोनेट देखा है कभी आपने, MgCO3, ये भी कॉमनली यूज होता है, MgCO3 का सस्पेंशन मिलता है, ठीक है, फॉर स्टमक एसिडिटी,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाँ, स्टमक एसिडिटी के लिए यूज होता है। एंटासिड, ऐसी चीज को एंटासिड कहा जाता है, एंटासिड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका नाम है। जब भी आप कोई भी आपको डिजीज है नॉर्मली और आपको कोई एंटीबायोटिक दिया जाता है तो या साथ आपको इसोमेप्राजोल और मेप्राजोल कैप्सूल दे दिए जाते हैं या एंटासिड दे दिया जाता है साथ, ताकि स्टमक उसके बाद जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, हम कॉमनली पीते हैं, यूज करते हैं, अच्छा टेस्ट होता है। सस्पेंशन होता है, इनसॉल्युबल मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। तो ऑल कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 आर इनसॉल्युबल। ग्रुप 2 के जो कार्बोनेट्स होते हैं ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते। कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 आर इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल कार्बोनेट होते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें एसिड में ऐड करेंगे तो ये डीकंपोज होंगे। क्या होंगे? डीकंपोज होंगे, सॉल्युबल नहीं, डीकंपोज होंगे। दे डीकंपोज इन एसिड। ठीक है, और हीट करने पे डीकंपोज होंगे। डीकंपोज ऑन हीटिंग विद एसिड। और इसे हम कहते हैं, अगर किसी चीज की हीट करने पे डीकंपोज होने, मतलब हीट करने पे डीकंपोज हो और उसको बहुत ज्यादा हीट चाहिए हो, बहुत हाई टेम्परेचर पे डीकंपोज हो, तो हम कहेंगे थर्मली मोर स्टेबल। कम हीट से ब्रेक नहीं हो रहा, डीकंपोज नहीं हो रहा, तो थर्मली मोर स्टेबल कहलाएगा। अगर कोई चीज लो टेम्परेचर पे डीकंपोज हो जाए, थोड़ी हीट प्रोवाइड करने पे डीकंपोज हो, तो हम उसे कहेंगे इट इज थर्मली लेस स्टेबल। ऐसा ही है। ठीक है, तो दे डीकंपोज। अब इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड हमें पता होना चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स। ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी कैसी है? ठीक है, तो भाई ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ठीक है, इनको डीकंपोज करने के लिए ज्यादा हीट चाहिए होती है। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बेरिलियम का कार्बोनेट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस पे डीकंपोज हो जाता है। कैल्शियम का कार्बोनेट 900 डिग्री सेल्सियस पे डीकंपोज होता है। ठीक है, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम का कार्बोनेट 540 डिग्री सेल्सियस पे डिकम्पोज होगा। स्ट्रोंशियम के कार्बोनेट को 1290 तक हीट करना पड़ेगा। 100, 540, 900, 1290। और बेरियम का कार्बोनेट 1360 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। इसका मतलब है हम जनरली कहेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये इसके कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी है जो कि हमें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद नाइट्रेट्स हैं। ठीक है, नाइट्रेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी कैसी होगी? अच्छा, ये कार्बोनेट जब डीकंपोज होंगे, यहाँ एक और बात ऐड कर लेते हैं भाई। कार्बोनेट है कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन दे डीकंपोज ऑन हीटिंग दे प्रोड्यूस ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोड्यूस क्या करते हैं? these carbonates on decomposition produce carbon dioxide and metal oxides। ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा CO2। मैग्नीशियम का कार्बोनेट डिकम्पोज करूंगा, टेम्परेचर मुझे 540 चाहिए, मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्लस CO2 प्रोड्यूस होगी। तो इसका रिएक्शन भी याद रखना है। दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह अगर इनके नाइट्रेट्स हम ले लें, नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2 ए, भाई नाइट्रेट क्या हो जाएगा? मेटल विद NO3 2, क्योंकि यहाँ मेटल प्लस 2 होता है। बेरिलियम NO3 ट्वाइस, ये बेरिलियम का नाइट्रेट आ गया।
मैग्नीशियम का नाइट्रेट MgNO3 ट्वाइस हो जाएगा, कैल्शियम का नाइट्रेट CaNO3 ट्वाइस हो जाएगा, ये नाइट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। और नाइट्रेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। नाइट्रेट को अगर हम हीट करें और ये डीकम्पोज हो तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, नाइट्रेट भी बनाएगा ऑक्साइड, MgO बनेगा, प्लस साइड प्रोडक्ट में CO2 के बजाय NO2 बनेगी। नाइट्रेट में क्या चीज प्रोड्यूस होगी, NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। नाइट्रेट की डीकम्पोजिशन ये प्रोडक्ट बनाती है। नाइट्रेट व्हेन डीकम्पोज प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, एज मी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका मतलब है अगर बेरियम के नाइट्रेट को डीकम्पोज करना है तो सबसे ज्यादा हीट चाहिए होगी और बेरियम के, और अगर मैंने मैग्नीशियम कैल्शियम बेरिलियम के डीकम्पोज करने हैं तो थोड़ी हीट के साथ डीकम्पोज होंगे। अब ये बात भी आपने याद रखनी है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये नाइट्रेट की स्टेबिलिटी है। प्रोडक्ट भी याद रखने हैं, नाइट्रेट प्रोड्यूस NO2 प्लस ऑक्सीजन। अब मैंने कल बात की थी, ठीक है, क्या कि पहले पहले एलिमेंट का बिहेवियर मुख्तलिफ होता है, ठीक है। हमारे पास लिथियम का बिहेवियर मुख्तलिफ था, ठीक है, थोड़ा बहुत मुख्तलिफ है। इसी तरह हमारे पास बेरिलियम का मुख्तलिफ बिहेवियर है, कार्बन का मुख्तलिफ बिहेवियर है देन अदर एलिमेंट। तो हम ज़रा बेरिलियम के बिहेवियर की बात करेंगे कि हाउ बेरिलियम डिफर फ्रॉम अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल, कौन कौन से पॉइंट हैं, क्योंकि ये MCQs में आते रहते हैं, इनमें से भी MCQs बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल लें, सबसे पहले बात करते हैं, कैल्शियम मेटल हो और मैं इसे ओपन एटमॉस्फेयर में रख दूं, क्या होगा, ऑक्साइड और नाइट्रेट्स बनेंगे। ऑक्साइड बनाएगा जनरली, ठीक है। ऑक्सीजन एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, कैल्शियम के ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, इसके ऊपर लेयर बन जाएगी कैल्शियम ऑक्साइड की। हमने कहा पीछे बेरिलियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेरिलियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। लेकिन बेरिलियम कब रिएक्ट करता है, जब हमारे पास डस्ट या पाउडर की फॉर्म में हो, ठीक है। जबकि बाकी जो होते हैं वो वैसे भी रिएक्ट करते हैं, तो इनके ऊपर ऑक्साइड बनेगा, इनका रिएक्शन होगा, ठीक है। लेकिन फिर वही बात ये हम पीछे कर चुके हैं कि बाकी सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल तो इजीली इफेक्ट होंगे बाय एयर, बेरिलियम अदर अल्कली मेटल्स की तरह इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। दे रिएक्ट विद एयर फॉर्म ऑक्साइड्स, बेरिलियम ड्राई एयर के साथ इजीली नॉट इफेक्टेड, इस पे कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होगा ड्राई एयर का। ये टोटल ऑक्साइड में ही हमने पीछे कहा कि ये हमें पाउडर करना पड़ेगा इसको, तब जाके ये ऐसा करेगा। अच्छा, इन तमाम अगली अगली बात पहले कर लेते हैं, ठीक है भाई। अल्कलाइन अर्थ मेटल को वाटर में डालें, दे फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। हमें पता है मेटल विद वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तमाम इजीली डिकम्पोज होंगे, ठीक है, लेकिन बेरिलियम नहीं होगा। बेरिलियम नॉट विद बॉइलिंग वाटर, इवन नॉट विद बॉइलिंग वाटर। ऑल अदर, तमाम अदर जो हैं अदर मेटल्स ऑफ ग्रुप रिएक्ट विद वाटर इजीली, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बेरिलियम का। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं ऑक्साइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, क्लोराइड,
ठीक है। इस ग्रुप के सारे क्या हैं? आयोनिक। बेरिलियम के कैसे हैं? कोवेलेंट। बेरिलियम के कोवेलेंट। सल्फाइड, हाँ, बेरिलियम हम पीछे भी बात करके आए थे कि इसके क्या होते हैं। इसके हमारे पास जो नाइट्राइड्स होते हैं, ठीक है, बेरिलियम के जो कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, बेरिलियम के जो सॉल्ट हैं, जनरली बेरिलियम का जो सॉल्ट होगा ये कैसा होगा? कोवेलेंट होगा। ठीक है, बाकी सबके कैसे होंगे? आयोनिक होंगे। तो ऑक्साइड्स, बेरिलियम के सल्फाइड्स, सल्फर के साथ सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स, नाइट्राइड्स, ठीक है, बेरिलियम की बात हो रही है। क्लोराइड्स, ठीक है, हेलाइड्स या क्लोराइड्स, दे आर कोवेलेंट। बेरिलियम के ये सॉल्ट कैसे हैं? कोवेलेंट हैं। ऑल अदर फॉर्म आयोनिक। बाकी सबके ऑक्साइड्स, नाइट्राइड्स, सल्फाइड्स आयोनिक सल्फाइड्स हैं। अच्छा, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2। 1s2 2s2। बाकियों की 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है। अब अगर हम इनका फ्लेम टेस्ट करते हैं तो जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा एक तो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। दूसरा, जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है लेस बाउंडेड होंगे, मजीद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएंगे। इसका 1s में और 2s में सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो ऑल अदर सॉल्ट्स, जो ग्रुप 2 के सॉल्ट हैं, अगर हम इनका फ्लेम टेस्ट करते हैं तो बाकी सारे तो कलर देते हैं। बेरिलियम डज डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू फ्लेम टेस्ट। ठीक है। बाकी मेंबर्स फ्लेम को स्पेसिफिक कलर इम्पार्ट करेंगे। बेरिलियम का फ्लेम टेस्ट में क्या होगा? नो कलर। नो कलर, ये कोई कलर नहीं देता फ्लेम टेस्ट में। ठीक है। बेरिलियम के ऑक्साइड, भाई इन बाकी सब के जो ऑक्साइड हैं कैसे ऑक्साइड हैं? मैग्नीशियम का ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है? कैल्शियम का ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है नेचर वाइज? बेसिक। बेसिक ऑक्साइड। वाटर में ऐड करूं क्या करेगा? हाइड्रोक्साइड। ठीक है। Mg2 पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन बनाएगा। बेरिलियम का ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक है। इसका मतलब है इनसॉल्युबल इन वाटर। All other oxides of group 2 are soluble in water. Beryllium oxide is insoluble in water. क्योंकि हमें पता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल नहीं होता। तो ये भी डिफरेंट बिहेवियर आ गया। और ये बहुत अच्छा डिफरेंट बिहेवियर है जो एमसीक्यूज में आया हुआ है, पहले मैंने देखा हुआ, याद रखना है। ठीक है। तो बेरिलियम का ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड? बेरिलियम का ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसका अंदर बेरिलियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होगा। ठीक है। इन सब डिफरेंसेस की वजह क्या है? वाई बेरिलियम डिफर? भाई डिफर क्यों स्मॉल कर रहा है? साइज कोवेलेंट नहीं। भाई इसकी सबसे बड़ी वजह है स्मॉल साइज। सारे में, तमाम में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका साइज स्मॉल है। दूसरी वजह है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, या इसको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह लें। ये इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। मेटल की एलिमेंट की एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है डाउन द ग्रुप। इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी कम है, इसलिए ये शेयर करके कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है। लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, या इसको अपोजिट कहेंगे तो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन अदर। ठीक है। ये बाकी से ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ठीक है। अच्छा, अब बेरिलियम +2 आयन
अगर हम देखें तो इसका साइज कैसा होगा, बहुत स्मॉल साइज होगा, लिथियम से भी ज्यादा स्मॉल बेरिलियम +2 आयन का साइज है। क्यों? क्योंकि 2s के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, खाली 1s2 रह गया इसके पास भी। बेरिलियम +2 की कन्फिग्रेशन 1s2 होगी, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम की कन्फिग्रेशन होती है 1s2, लेकिन इस पे 2 पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, ठीक है, इसमें 4 प्रोटॉन है, तो साइज इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल साइज का है। और जितना स्मॉल साइज होता है कैटाइन, स्मॉल साइज कैटाइन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, पोलराइजिबिलिटी ज्यादा करता है एनाइन की। व्हाट इज पोलराइजिबिलिटी? पोलराइजिबिलिटी किसे कहते हैं? सर पोल्स नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। देखें, एक कैटाइन है, ये एक कैटाइन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये एक एनाइन है, मैं सपोज करता हूं ये क्लोराइड आइन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब सोडियम का कैटाइन क्लोराइड के एनाइन के नजदीक आएगा तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और सोडियम के इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। ऐसा ही होगा। जी। अब ये जो क्लोरीन है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है उनका न्यूक्लियस के साथ जो पुल है वो बहुत कम है, लेस अट्रैक्शन है यहाँ पे। जबकि कैटाइन बहुत स्मॉल साइज का होता है, ये टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है सोडियम के शेल के, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इन्हें रिपेल करेंगे इस क्लोरीन की शक्ल बिगड़ जाएगी, इसे कहते हैं पोलराइजिबिलिटी। और कैसे बिगड़ेगी? इसके इलेक्ट्रॉन ये इस तरह हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, ठीक है, और ये इसके नजदीक आ जाएंगे, इसे पोलराइजिबिलिटी कहा जाएगा। और इस कैटाइन की जितनी ज्यादा कोई कैटाइन इसको डिस्टॉर्ट करेगा शेप को, इसे कहेंगे पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन, ठीक है। पोलराइजिबिलिटी जो होती है, डिस्टॉर्शन क्या होती है? डिस्टॉर्शन, शेप खराब कर देना ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है एटम के अराउंड, इसकी शेप को बिगाड़ देना, इसे कहते हैं पोलराइजिबिलिटी। स्मॉल, जितना कैटाइन स्मॉल होगा उतना ज्यादा नजदीक पहुंचेगा उन इलेक्ट्रॉन के, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे, शेप डिस्टॉर्ट होगी। तो स्मॉल कैटाइन की मोर पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिंग पावर होगी, ठीक है। स्मॉल कैटाइन की पोलराइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है बात? अब एनाइन है, फ्लोराइड आइन ये छोटा सा है, आयोडाइड आइन बहुत बड़ा है। पोलराइजिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? अगर मैं दोनों के पास सोडियम को लेके आता हूं, किसकी शेप ज्यादा खराब होगी? आयोडीन। आई नेगेटिव की। क्यों? क्योंकि आई नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का पुल कम है, जल्दी डिस्टॉर्ट होकर शेप खराब होगी। फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लोराइड आइन में, फ्लोरीन के न्यूक्लियस के नजदीक है, न्यूक्लियस ने टाइटली हेल्ड किए हुए, जल्दी अपनी जगह से दूर नहीं भागेंगे, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होगी एनाइन की, अगर एनाइन का साइज स्मॉल होगा। इसका मतलब है स्मॉल कैटाइन एंड लार्ज एनाइन जब होगा तो पोलराइजिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। सर स्मॉल कैटाइन वाली बात है तो भाई स्मॉल कैटाइन, ये एक एनाइन है और ये एक कैटाइन है, ये कैटाइन इसको ज्यादा पोलराइजेबल नहीं कर सकता, पोलराइजिबिलिटी नहीं कर सकता, क्योंकि इसका अपना न्यूक्लियस जिसने इन इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करना है वो दूर है, ठीक। इसके अपने इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं, जी जी समझ आती है। उतनी रिपल्जन भी नहीं करेगा। ये उतना नजदीक भी नहीं पहुंच सकता एनाइन के अपने लार्ज साइज की वजह से। लेकिन एक छोटा सा कैटाइन जब होगा, इसका न्यूक्लियस भी नजदीक है, अट्रैक्शन भी ज्यादा करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन भी सारे नजदीक हैं, रिपेल भी ज्यादा करेंगे, और ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल जी कैटाइन एंड लार्ज एनाइन में सबसे ज्यादा पोलराइजिबिलिटी होती है।
अब अगर हम बेरिलियम +2 को देखें तो बेरिलियम +2 इज वेरी स्मॉल कैटाइन, एक बहुत स्मॉल कैटाइन है, ठीक है। जब ये क्लोरीन के साथ क्लोराइड बनाएगा, हमने कहा इसके सल्फाइड्स, इसके ब्रोमाइड्स, इसके सल्फाइड्स, इसके नाइट्राइड्स, इसके क्लोराइड, इसके ऑक्साइड, ये क्या होते हैं? कोवेलेंट होते हैं। क्यों कोवेलेंट होते हैं? बेरिलियम +2 की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। जब ये क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव आयन के नजदीक आता है तो लार्ज पोलराइजेबिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होता है? दूर हो जाता है Cl नेगेटिव का, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इसको जो है वो इसका इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, बल्कि ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्शन की वजह से शेयर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इजीली शेयर हो जाएंगे, ठीक है। कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा, क्योंकि आयोनिक करैक्टर तब होता है ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो, ठीक है। और एक एटम फुली इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दे, दूसरा एटम फुली इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, आयंस में चेंज हो जाए। अब यहाँ पे क्या होगा? जब पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो डिस्टॉर्शन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की ज्यादा हो जाएगी, एक के इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर हो जाएंगे दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है। और ये अपने इलेक्ट्रॉन दो देने के बजाय इजीली बेरिलियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के शेयर कर लेगा उस रीजन में जहाँ पे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम असल में न्यूट्रल है, Cl भी न्यूट्रल है, बेरिलियम इसके क्लोज आया, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट होकर दूर चला गया। अब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन के कम हो गई, बेरिलियम ने अपने इलेक्ट्रॉन इस रीजन में शेयर कर लिए इसके साथ। तो जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी आयोनिक करैक्टर कम हो जाएगा, कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को इसने दूर पुल किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर चली गई, शेप डिस्टॉर्ट हुई, बेरिलियम ने उसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। हम इसको लिखेंगे तो बेरिलियम +2, इसको 2Cl नेगेटिव, 2 क्लोराइड आयंस इसके साथ अटैच होंगे, ठीक है, एक और होगा, और इसको हम Cl नेगेटिव लिखेंगे। लेकिन इस बॉन्ड का कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, आयोनिक करैक्टर कम होगा, ठीक है। मोर कोवेलेंट करैक्टर होता है हाई पोलराइजेबिलिटी जब होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से क्या बनाता है? मोर कोवेलेंट करैक्टर के साथ बॉन्ड बनाता है। बेरिलियम के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेरिलियम के ऑक्साइड्स, इनकी नेचर अब आपको पता है, एम्फोटेरिक होते हैं। बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड हैं, दे एक्ट एज अ बेस एज वेल एज एसिड, ठीक है। तो इसके 2 रिएक्शंस देख लीजिएगा। यहाँ पे ग्रुप 2 हमारे पास कंप्लीट होता है।